सर आजकल लोग म्यूचुअल फंड, एफडी, काफ़ी सारी जगह लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जो पुराने तौर तरीके थे इन्वेस्टमेंट करने के, एफडी था, सिर्फ एलआईसी था, जितने भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको आप उसी इंस्ट्रूमेंट से अचीव कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। लोगों की प्लानिंग सही नहीं है। इनकम और वेल्थ, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जब पैसा आपके लिए काम करता है और उससे जो इनकम आती है, दैट इज़ कॉल्ड वेल्थ। जो सबसे इंपॉर्टेंट है पैसे का मैनेजमेंट, वो कभी हमें नहीं बताया गया। दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज विराट कोहली है या गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर थे। इन्होंने थ्रू आउट अपने करियर एक कोच उनके साथ थे। आपकी एज 30 साल है, आपकी एक स्पेसिफिक इनकम है, आपके ये गोल्स है ना। एक कंसेप्ट है हमारा $1 मिलियन क्लब। $1 मिलियन क्लब में हम क्या करते हैं, लोगों की हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। जो आज के रेट में 10,000 कमा रहा है या 10 लाख कमा रहा है या 10 करोड़ कमा रहा है, एवरीबडी, एवरीवन, सबका अधिकार है धनवान बनना। सपोज कीजिए कि किसी के पास करोड़ रुपए है, बट उसने पैसा कहाँ लगा रखा है? पैसा लगा रखा है एफडी में। हमें ये देखना है कि कौन सा एसेट क्लास है जो हमें रिटर्न भी बेहतर दे, जो हमें लिक्विडिटी दे, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे। हेलो एंड वेलकम टू टुडेज न्यू एपिसोड ऑफ काम की बात गौरव के साथ। आज का एपिसोड उन सबके लिए है जो दिन रात मेहनत करके पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी मंथ के एंड तक ये सवाल रह जाता है, पैसा आखिर गया कहाँ? सैलरी आती है, बिल्स निकल जाते हैं, थोड़ी सी खुशी में खर्चा हो जाता है और सेविंग्स हमेशा कल पे चली जाती है। अगर आपको लगता है कि आप कम नहीं कमा रहे, बस पैसा सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं पैसों की, लेकिन बिना हैवी ज्ञान, बिना कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स के। बात होगी मनी माइंडसेट की, स्मार्ट प्लानिंग की और उन छोटी छोटी गलतियों की जो अच्छी इनकम के बावजूद सेविंग्स को ज़ीरो बना देती हैं। एंड टू शेड लाइट ऑन दिस आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे, मिस्टर राजदीप सिंह, एन एक्सपीरियंस्ड वेल्थ कोच एंड फाउंडर ऑफ फिलेंसर, जो पिछले 15 सालों से लोगों को सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसा प्लान, इन्वेस्ट और सिक्योर करना सिखा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम सर ऑन माई पॉडकास्ट। सो हेलो सर, राजदीप सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड इट्स माई प्रिविलेज टू हैव यू ऑन माई यूट्यूब चैनल जर्नो गौरव सर। थैंक्स अलॉट गौरव जी, इट्स आल्सो माय प्रिविलेज टू बी ऑन योर पॉडकास्ट। सर जब मैंने आपके प्रोफाइल के बारे में पढ़ा और वेल्थ कोच, मतलब आज इतने सारे क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में, लेकिन जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में, मैं कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन सिर्फ मेरे ही ना रह जाएं, जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है, जो देख रही है, वो लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि हम जब पैसे की बात करते हैं सर, आपको भी पता है बहुत कुछ दिमाग में चलता है। और पैसे एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी की नीड है, तो उसी के ऊपर मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा। लेकिन सर सबसे पहले पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि मेरे हर पॉडकास्ट में यही होता है मेरे गेस्ट से, कि आपकी जो वो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई, कब आपने डिसाइड किया कि आपको एक वेल्थ कोच बनना है? अपनी उस जर्नी के बारे में बताइए सर। एब्सोल्युटली गौरव जी, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था इंडिया इन्फोलाइन के साथ। वो एक ब्रोकर हैं और स्टॉक ब्रोकिंग में वो काम करते हैं, और भी उनके बहुत सारे वर्टिकल है, बट मैंने स्टॉक ब्रोकिंग में काम स्टार्ट किया था। देखिए, जर्नी अगर बताने लाइन टू लाइन बैठूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, तो शॉर्ट में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक ना बहुत बड़ा गैप देखा। गैप क्या था कि इन्फॉर्मेशन बहुत है, लोगों के पास नॉलेज भी है, बट एग्जैक्टली उस इन्फॉर्मेशन नॉलेज को कैसे विजडम में बदलें और वो कैसे आपके फेवर में काम करे, आपके वेल्थ प्लानिंग कैसे हो और आप कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ये बताने वाला मार्केट में कोई नहीं था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2012, 13, 14 की। उस टाइम क्या होता था कि इन्फॉर्मेशन भी एक्चुअली लिमिटेड ही थी, क्योंकि उस टाइम व्हाट्सएप वगैरह स्टार्ट हुआ था या सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ था। तो लोगों के पास इशू क्या होता था कि अगर उनको कोई इन्वेस्ट करना है, चाहे वो स्टॉक में हो या म्यूचुअल फंड में हो, तो उनके पास नॉलेज भी लिमिटेड थी, और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, इसकी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो सबसे बड़ा गैप था कि नॉलेज अगर थी भी तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करे, और एग्जीक्यूट करने के बाद उसको लॉन्ग टर्म तक कैसे चलाए, ये कोई नहीं बताता था। और ब्रोकर ही थे, वो सिर्फ अपने कमीशंस को देखते थे। तो ये जितने बैकग्राउंड्स हैं ना, इन्होंने मुझे मोटिवेट किया है कि एक ऐसा कुछ प्लानिंग किया जाए, एक ऐसा व्यवस्था बनाया जाए जिससे कि हम शुरू से लेके अंत तक ना सिर्फ उनको हम एडवाइस करें, कंसल्ट करें, बल्कि हम उनको एग्जीक्यूट भी कराएं, इम्प्लीमेंट भी कराएं, और आपको वेल्दी बनाने में शुरू से लेके अंत तक आपका हम साथ दें। तो इसलिए हमने इस रास्ते को चुना और वेल्थ कोचिंग को आगे लेके हम आए। सर आपके हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ज़रूरी है आज के टाइम में? सर देखो,
फाइनेंशियल प्लानिंग की हम बात करेंगे, उससे पहले 1 मिनट मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी प्लानिंग हम नहीं करते हैं, या राइट। अगर नहीं करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है, और जिसकी हम प्लानिंग करते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। राइट। चलो मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, तो अब जब से मेरे बच्चे हुए तब से मैं उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ, किसको कौन से स्कूल में भेजना है, 10th में क्या कराना है। देखो, प्लानिंग तो मैं कर रहा हूँ, वो क्या करेंगे वो बात की बात है, राइट। बट प्लानिंग तो मैं कर रहा हूँ ना। राइट। मैं प्लानिंग क्यों कर रहा हूँ? ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो, जो मैं उसके लिए करना चाहता हूँ या जो मैं उसको बनाना चाहता हूँ, वो एक सक्सेसफुल इंसान बने, एक राइट। अच्छा इंसान बने। तो वैसे ही आप अपने लाइफ की दूसरी चीज़ों की जैसे प्लानिंग करते हैं, वैसे ही जितने भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, देखिए गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। और वो गोल्स हो सकता है एक गाड़ी लेना, एक लग्जरी घर लेना, एक रिटायरमेंट की प्लानिंग करना, या फिर इंटरनेशनल वेकेशन पे राइट। जाना, बच्चों के लिए इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में वेडिंग करना, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसकी प्लानिंग अगर आप शुरू से करेंगे ना, तो आपके लिए ईजी भी होगा और वो अचीवेबल भी होगा। आप उसको 100% अचीव कर सकते हैं, और लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम में भी आप उसे अचीव कर सकते हैं। तो प्लानिंग तो इन एनी हाउ आपको करनी ही चाहिए। राइट। सर, आजकल लोग म्यूचुअल फंड, एफडी, काफ़ी सारी जगह लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो रिटर्न है वो काफ़ी लो फील होता है। उसका क्या रीज़न है? गौरव जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आज से जो हमारे पहले की जनरेशन है, हमारे पापा या हमारे फोर फादर, तो उस टाइम जो एक जगह से दूसरे जाने जब हम जाते थे तो मोस्टली क्या इस्तेमाल करते थे? या तो हम बैलगाड़ी बैलगाड़ी। होता था, साइकिल होता साइकिल, था, बैलगाड़ी। है ना, और बहुत कुछ होता, घोड़ा राइट। गाड़ी होता था, ये होता था। राइट। राइट। ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो 35 साल पहले, 40 साल पहले भी लोग एफडी करते थे या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में इन्वेस्ट करते थे। आज 2026 है, अगर 2026 में भी अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो क्या आप बैलगाड़ी को प्रेफर करेंगे, बिल्कुल साइकिल नहीं। को प्रेफर करेंगे? नहीं करेंगे बिल्कुल। ना। आप ट्रेन से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, कोई ना कोई ऐसा आप कम्युनिकेशन आप इस्तेमाल करेंगे जिसमें स्पीड है, जो आपको राइट। जल्दी से जल्दी पहुंचाए। सेम वैसे ही जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा है, और इन्फ्लेशन तो हर साल बढ़ता ही है, तो जो पुराने तौर तरीके थे इन्वेस्टमेंट करने के, एफडी था, एलआईसी, सिर्फ एलआईसी था, या और दूसरी चीज़ें थी, तो आप ये सोचेंगे कि आज के डेट में आपको जितने भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको आप उसी इंस्ट्रूमेंट से अचीव कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए लोगों की प्लानिंग सही नहीं है। वो जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं एफडी में इन्वेस्ट करके अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लूँगा या रिटायरमेंट प्लानिंग कर लूँगा, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो रैशनल नहीं है। राइट। ये 2000 आज 1980 में वो रैशनल था, लेकिन 2026 में वो रैशनल नहीं है। तो लोगों का सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्लानिंग सही नहीं है। इस वजह से वो ऐसा फील करते हैं कि जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है वो उतना रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा है जिससे कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ, या फिर जो भी मेरे फाइनेंशियल गोल्स है उसको मैं इजीली अचीव कर सकता हूँ। इंटरेस्टिंग। सर, एक क्वेश्चन माइंड में आता है, इनकम और वेल्थ, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, इनकम का मतलब होता है जब आप काम करते हैं तो आपको इनकम आती है, राइट। और जब पैसा आपके लिए काम करता है और उससे जो इनकम आती है, दैट इज़ कॉल्ड वेल्थ। यानी कि आपने इतना एकुमुलेट कर लिया है कि अब आपको उसके लिए एक्टिवली काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब वो पैसा आपके लिए पैसा जनरेट कर रहा है, आपके लिए पैसिव इनकम क्रिएट कर रहा है। तो जब आपके पास पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाता है, जो आपके एक्टिव इनकम के बराबर है या उससे ज़्यादा है, तब अपने आप को वेल्दी मान सकते हैं। तो इनकम और वेल्थ में ये बेसिक सा डिफरेंस है। सर, आपको लगता है अगर कोई इंसान सिर्फ सेविंग करता है लाइफ में, इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो क्या वो भी रिच कैटेगरी में हम उसको काउंट कर सकते हैं? सर, काउंट, इसका बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, बट मैं एक जेनरिक आंसर आपको देता हूँ कि जब आप सिर्फ सेव करते हैं, तो सेव करने से क्या होता है कि आपका वेल्थ तो बढ़ता है। वेल्थ कैसे बढ़ता है, किस कैटेगरी में बढ़ता है? यानी कि आप पिछले साल आपके पास XYZ अमाउंट था, उसमें 10% की वृद्धि अगले साल हो गई, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके लिए जितने पैसे की आपको ज़रूरत है और जो आपके सोर्स हैं, देखिए अगर हम एक एवरेज इंडियन की बात करें तो लिमिटेड सोर्स ही होता है इनकम का, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं। तो जो आपकी इनकम है उसी के हिसाब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके खर्चे हैं। अब आप इसको ऐसे समझ लो कि आपने गाड़ी खरीद ली और आप दरवाजे पे लेके उसे आ गए, लेकिन अगर आपने उसमें पेट्रोल नहीं डाला और आपने सोचा कि मैं इससे ना एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट पे चला जाऊंगा या ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चला जाऊंगा, जा सकते हैं?
नहीं जा नहीं सकते जा ना। सकते। तो आपको पेट्रोल भी डालना होगा, फ्यूल डालना पड़ेगा, सो डैट वो ए से बी तक जाए। तो सेविंग आपका सिर्फ इनकम है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके लिए काम करे, तो उसको आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि वो इतना रिटर्न जनरेट करे जो इन्फ्लेशन को बीट करके एब्सोलूट टर्म में आपको पॉजिटिव रिटर्न दे सके। तो जब तक आप पॉजिटिव रिटर्न जनरेट नहीं करेंगे जो इन्फ्लेशन को बीट करके आपके वेल्थ को आगे बढ़ाए, तब तक आपके जितने भी फाइनेंशियल गोल्स है उसको आप अचीव नहीं कर सकते हैं। सर हम लोग जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो सर जैसे हर फैमिली में कुछ लोग होते हैं जो अर्न करते हैं, जो ब्रेड एंड बटर होते हैं अपनी फैमिली में, राइट। वहीं पर ही हाउस वाइफ्स भी होती हैं जो बिल्कुल घर का सारा काम देखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो हाउस वाइफ्स हैं उनका ये क्वेश्चन हो सकता है कि दे आर नॉट अर्निंग, उनकी कुछ सेविंग्स हो सकती हैं या उनको फैमिली से, हस्बैंड से सपोर्ट मिलता है, तो वो क्या कर सकती हैं? वो फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकती हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए? मैं और क्या ज़रूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग वही इंसान कर सकता है जो कमा रहा है, और जो इंसान नहीं कमा रहा तो क्या फाइनेंशियल प्लानिंग उसके लिए नहीं है? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग सबके लिए है। और नहीं कमाने से मतलब ये है कि ठीक है, वो डायरेक्टली वो इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं। राइट। मैं दूसरी की बात नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं आज 18 घंटा अगर काम कर पाता हूँ तो किस वजह से काम कर पाता हूँ कि मेरी वाइफ मेरे बच्चे को, मेरे घर को सही तरीके से मैनेज कर रही है। वो Right. मैनेज कर रही है, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज कर रही हो जो मेरे बस की बात नहीं है कि बच्चों को मैनेज करना और घर को मैनेज करना। वो मैनेज वहाँ पे कर रही है, इसलिए Right. मैं आज आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ। राइट। अब उनके पास जो भी इनकम, चाहे वो इनडायरेक्ट आ रहा हो, फैमिली से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, तो उसकी प्लानिंग करनी और ज़्यादा ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उनको कभी ये ना फील हो कि मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ, या फिर उनका मोरल कभी डाउन ना हो। देखो, अल्टीमेटली जब आपके जेब में पैसे होते हैं तो आपका मोरल हाई हमेशा होता हाई है। होता है, और आपके पास डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है। तो आप ये चाहते हैं कि आपके वाइफ भी आपके डिसीजंस में आपका साथ दे, या जो भी आप काम कर रहे हैं। मैं फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ लोगों का, आप कुछ करते हैं, ये कुछ करते हैं, तो आप चाहते हैं कि उनका भी कंट्रीब्यूशन आपके करियर में, आपके घर की समृद्धि में हो। तो उनके फाइनेंशियली उनको फ्री बनाना पड़ेगा, और उसके लिए उनकी प्लानिंग भी ज़रूरी है। चाहे उनका जो भी इनकम, चाहे वो इनडायरेक्टली आ रहा हो या उन्होंने कहीं से इकट्ठा किया है, तो उसको उनको भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसके बहुत सारे तरीके हैं जो बहुत ही सेफ एवेन्यूज़ हैं, और जहाँ पे कि वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट बोल सकती है, और ये आप बोल सकती हैं कि मैं भी फाइनेंशियली फ्री हूँ अपने लेवल पे। सर इसमें आपको ऐसा भी लगता है क्या कि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए मतलब ना नॉलेज और एजुकेशन होना भी ज़रूरी है? क्योंकि आपको पता है इंडिया में स्कूलों में तो ये सब एजुकेशन नहीं दी जाती है फाइनेंस के ऊपर। गौरव जी, आपने ना ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली है, और बिल्कुल जो सबसे ज़रूरी बात है ना वो पकड़ी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम या हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है जहाँ पे कि हमें, देखो, अब साइन थीटा कॉस थीटा में पढ़ाया गया था। राइट। अब एक जनरल इंसान के जीवन में उसका वो क्या महत्व कोई है? रोल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है, लेकिन हमें कभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है पैसे का मैनेजमेंट, वो कभी हमें नहीं बताया गया या प्रैक्टिकली नहीं सिखाया गया। और हमारी अपब्रिंगिंग भी जैसे इंडियन हाउस होल्ड्स में होती है, वो कैसे होती है कि पैसा का मतलब है कि आप बैंक में अकाउंट खोलिए और पैसा जमा कीजिए। और सेविंग का मतलब क्या सिखाया गया है कि एफडी कर लीजिए, पोस्ट ऑफिस कर लीजिए, और उससे थोड़ा सा बेहतर हुआ तो आप एलआईसी की कुछ पॉलिसीज़ ले लीजिए। तो हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई नहीं है। तो नॉलेज तो बिल्कुल चाहिए। और आप अगर लकली अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे आप रोज़ इसके बारे में सुनते हैं, समझते हैं, तो यस, आपके लिए थोड़ा इजी होगा करना। बट इस पॉइंट पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, चाहे दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज विराट कोहली है, या गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर थे, इन्होंने थ्रू आउट अपने करियर एक कोच उनके साथ थे। तो आपके पास ना वेल्थ क्रिएशन के लिए भी आप वेल्थ क्रिएट कर लोगे, लेकिन उस वेल्थ को कैसे कल्टीवेट करना है थ्रू आउट योर लाइफ, उसके लिए ना आपके पास एक्यूरेट, रैशनल, एक्सपीरियंस्ड और ग्राउंड लेवल पे जो एक्सपीरियंस है ना, उसकी ज़रूरत होती है। अब आप ऐसा तो है नहीं कि पहले आप एक्सपीरियंस करोगे चीज़ों को फिर आप इम्प्लीमेंट करोगे। उससे बेहतर क्या है कि आप किसी कंसल्टेंट या फिर वेल्थ कोच के साथ मिलके अपने प्लानिंग कीजिए। और अगर इस तरीके से अगर आप प्लानिंग करते हैं तो वो दे विल टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। आपको किसी चीज़ को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आपको ये सर्विसेज मिल जाती है। तो मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि आप खुद से कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, बट रिकमेंडेड ये है कि आप किसी न किसी वेल्थ कोच या कंसल्टेंट के साथ मिल के काम कीजिए, तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी बहुत ही ईजी और फैंटास्टिक हो जाएगी। तो सर अब मैं यहीं पर ही ऐड ऑन करता हूँ, जो आपकी कंपनी है फिलेंजल,
उसका क्या रोल है और फिनेंशियल कैसे हेल्प करती है लोगों को फाइनेंशियल फ्री होने में? थैंक यू गौरव जी फिलेंजल के बारे में बात करने के लिए। देखिए, हमारी कंपनी फिलेंजल क्या करती है कि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को तो वो प्रिपेयर करती है। सपोज कीजिए कि आपकी एज 30 साल है, आपकी एक स्पेसिफिक इनकम है, आपके ये गोल्स हैं। तो एक तो सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है कि आपके लिए मैंने प्लान प्रिपेयर कर दिया, आपने मुझे कंडीशंस बताएं कि राइट। ये आज मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है, ये मेरे गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, और उसके हिसाब से मैंने प्लानिंग करके आपको दे दिया। अब ये ना एग्जांपल, मैं अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे या फिर मैं वेबिनार करता हूँ या फिर मैं कहीं गेट टुगेदर में जाता हूँ, तो मैं ये एग्जांपल देता हूँ, और मतलब कितने सालों से दे रहा हूँ। देखो, पता आपको भी है, मुझे भी है, और ये सामने जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको भी पता है कि सुबह आधा घंटा अगर आप वॉक करने जाओ ना, तो आप फिजिकली फिट रहोगे। राइट। आपके चांसेस, प्रोबेबिलिटी है कि आप फिट ही रहोगे। लेकिन कितने लोग हैं जो इस काम को करते हैं? जितनी नॉलेज मुझे है उतनी नॉलेज आपको भी है, बट प्रॉब्लम पता है क्या है गौरव जी, कि ये हमें ऐसा बनाया गया है, ये हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन ट्रू। करते हैं, जानते हुए भी ना चीज़ों को हम एग्जीक्यूट नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं ग्राउंड लेवल पे। तो इसके लिए हमारी कंपनी, हमने अपना एक कंसेप्ट है हमारा $1 मिलियन क्लब। $1 मिलियन क्लब में हम क्या करते हैं कि लोगों की हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, साथ ही साथ उनको हम एग्जीक्यूट भी कराते हैं, और फॉर होल लाइफ उसको हम कल्टीवेट भी करते हैं। हम बोलते हैं कि हम आपके लिए कंसल्टेशन का भी काम करते हैं, फिर उसको हम क्रिएट भी करते हैं आपके लिए, वो प्लानिंग क्रिएट करते हैं, और वेल्थ क्रिएट करने में भी हम आपकी हेल्प करते हैं, एंड देन फिर हम उसको कल्टीवेट करते हैं। यानी कि थ्रू आउट योर लाइफ मेरी टीम, मेरी कंपनी आपके लिए आपके वेल्थ के कल्टीवेशन का भी काम करेगा। यानी कि जो वेल्थ आपने एक बार क्रिएट कर लिया, वो किसी भी सिचुएशन में डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए कि आपने कोई एक गलत डिसीजन लिया और आपका वेल्थ फिर से जहाँ आप थे वहीं पे आ गए। तो वेल्थ आपको हम कंसल्ट भी करते हैं, आपके लिए वेल्थ क्रिएट भी कराते हैं, और फिर उसको हम कल्टीवेट भी करवाते हैं। क्योंकि सर अभी फ्रेंड्स मेरे पास सर का ये पैम्फलेट भी है और $1 मिलियन क्लब जैसा हाँ भी जी, सर ने बताया। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें सर एक ये आप लोग की आई गेस टैगलाइन है, यू आर वर्दी ऑफ बीइंग वेल्दी। यस, यस, तो यस, यस, यस। इसका भी मतलब एक बार बता दीजिए, मेरे को बिल्कुल, तो बिल्कुल। समझ में आ रहा है लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ उसका मतलब क्या है सर। गौरव जी, हमारा ऐसा मानना है फिलेंजल में कि यू आर वर्दी ऑफ बीइंग वेल्दी। धनवान बनना आपका अधिकार है, चाहे कोई भी हो, किसी भी इनकम स्ट्रीम में हो, उनका इनकम लेवल कुछ भी हो। जो आज के डेट में 10,000 कमा रहा है, या 10 लाख कमा रहा है, या 10 करोड़ कमा रहा है, एवरीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, सबका अधिकार है धनवान बनना। और मैं आपको प्रैक्टिकली मैं आपको अगले पॉडकास्ट में मैं बताऊंगा भी कि किस तरीके से कोई अगर महीने का 2,000 3,000 भी अगर सेव कर सकता है, बचा सकता है, तो ओवर द पीरियड अपने पूरे करियर में वो कितना कमाल कर सकता है। और जो भी उनकी गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, और लाइफ को बहुत ही आसान तरीके से, इजी तरीके से वो चला सकता है, प्रोवाइडेड कि जो Right. प्लानिंग हमने उनके लिए तैयार किया है, या जो प्लानिंग हमने उनके लिए बनाया है, उसको वो रेगुलसली उसको फॉलो करे। जैसे कि आपने न्यू ईयर आया तो रिजोल्यूशन ले लिया कि एक अब जिम का सब्सक्रिप्शन भी ले लिया, 2-3 दिन तो गए, चौथे दिन गए ही नहीं। राइट। तो मैं फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए कर भी दूंगा, लेकिन अगर उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और इम्प्लीमेंट कर भी दिया तो उसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए उसको परसू नहीं किया, तो परसुएशन बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर आप उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। बट एट फिलेंजल इन MDC $1 मिलियन क्लब में हम यही इंश्योर करते हैं, हाथ पकड़ के आपको हम ए से लेके जी तक लेके जाएंगे। यानी कि आपको फाइनेंशियली फ्री करा के रहेंगे। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट आप ही करोगे, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि किस तरीके से आप क्या करें। किस किन किन इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके रिस्क को मिनिमाइज करके अच्छे तरीके से आप अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेंड कर सकते हैं। सर इसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ, $1 मिलियन क्लब के साथ आपने क्रिएट योर फॉर्च्यून इन जस्ट 5 ईयर्स। ये 5 ईयर्स का क्या कमाल है? सर ये है कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी एक लेवल का इनकम है, या उनके पास पैसे हैं जिसको कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उन लोगों ने पैसे ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है जहाँ पे कि उनकी जो ग्रोथ है, जो उनका रिटर्न है, वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा है। तो उनके लिए हमने प्लान बना रखा है कि हम उनको ऐसे गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि अगर आप 5 साल भी अगर इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करो,
इस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को आप ग्रो कराओ, तो आप उसी पैसों को, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज कीजिए कि किसी के पास करोड़ रुपए है, बट उसने पैसा कहाँ लगा रखा है। फॉर एग्जांपल किसी के पास ना, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 100 करोड़ रुपए है, लेकिन उसने पैसे कहाँ लगा रखे हैं, पैसा लगा रखा है एफडी में। अब एफडी में जो इफेक्टिव रिटर्न है वो 6% के नीचे मिलता है, और इन्फ्लेशन 6% के ऊपर है। तो इफेक्टिवली आपका इनकम, आपका रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट दैट इज एफडी, वो एब्सोल्यूट रिटर्न तो जीरो है या निगेटिव है। राइट। तो आपका वेल्थ बढ़ नहीं रहा है, एक्चुअली वो उसका आप बेड़ा गर्क कर रहे हो। सिर्फ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि वो पैसा एफडी में है, लेकिन वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी की वजह से आप अपने वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। हम पिछले 40 साल का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें, ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर पिछले 40 साल में अगर आप एक एवरेज किसी भी फंड का रिटर्न देखोगे तो वो 12% के आसपास का रिटर्न आपको मिल जाता है। यानी कि इन्फ्लेशन के बाद भी, टैक्सेशन के बाद भी 4-5% का एब्सोल्यूट पॉजिटिव रिटर्न मिलता है आपको। Right. तो हम आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के बारे में बताते हैं उसमें, जहाँ पे कि आपका रिटर्न, जो आपका एग्जिस्टिंग रिटर्न है, उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलता है। तो हम आपको ये सजेस्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आप सही जगह पे सही तरीके से इन्वेस्ट करो, जिससे कि आप वेरी शॉर्ट स्पैम में भी आप अपने वेल्थ को दुगुना तिगुना आप कर सकते हैं। क्योंकि सर मैं ना इस बात से रिलेट कर पा रहा हूँ, और मैंने ये देखा है इंडिया में लोग क्या करते हैं ना, जैसे लोगों ने प्रॉपर्टी में, लैंड में इन्वेस्ट करा, अब किसी ने कोई ज़मीन दी, वो ले ली, हाँ जी। अब वो ना उनको अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं कि भाई आज उसकी कीमत इतनी है, आज से 10 साल बाद इतनी होगी, वो बढ़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जनरेशन तो चली जाएगी, वो शायद कभी इसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगी, नहीं करेंगे, नहीं उन्हें लगेगा वो हमारे बच्चे के काम आएगी, या उनकी भी जो जनरेशन होगी उनके काम आएगी। तो मेरे को भी ना वो चीज़ समझ में नहीं आती कि आज का जो टाइम है, अगर मान लो मुझे इन्वेस्ट करना है, मैंने कहीं लैंड ले लिया, मुझे पता है उसकी अच्छी खासी उसकी कीमत है 10 साल बाद 20 साल, बट मेरे को फंड्स अब चाहिए। अगर मेरे पास फंड्स अभी होंगे तभी तो मैं और भी कुछ बड़ा क्रिएट कर पाऊंगा। बिल्कुल गौरव जी, मैं इसमें ना 2 चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। चलो किसी ने ज़मीन आपके पहले के जनरेशन ने ले लिया था, आज आप ज़मीन लेने जाओगे तो पहली बात कि ज़मीन एक प्लॉट लेने के लिए, चलो आप ना दिल्ली एनसीआर के आउटस्कर्ट्स में चले जाओ, अगर आप 100 गज का ज़मीन लेने जाओगे ना, तो कम से कम की बात कर रहा हूँ कि वो 20-25 लाख से कम में तो नहीं मिलेगा। आराम से। अब कितने लोग हैं, कितने इंडियंस हैं जो एक साथ 20-25 लाख रुपए डाल सकते हैं? कितने लोग हैं? आप बहुत कम, रेयर है, रेयर। रेयर है। दूसरी चीज़ कि सपोज करो कि आपने अपने लिए प्लानिंग की थी कि मैं इन्वेस्टमेंट मैंने प्रॉपर्टी में कर दिया, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। अब सपोज करो कि आपने 25 लाख 30 लाख लगा दिया। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आपने जो फ्लैट लिया था या प्लॉट लिया था उसमें से एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा बेचोगे और फिर उसको आप लिक्विडेट करोगे, ऐसा नहीं होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी 2026 में ना फाइनेंशियल एसेट में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़मीन में नहीं होना चाहिए, ज़मीन में होना चाहिए, बट मेजर पोर्शन सिर्फ और सिर्फ, बहुत लोग होते हैं ना कि उनको ज़मीन गोल्ड के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अब जैसे अभी पिछले 2-3 साल में गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, बट वो पिछले 2-3 साल का रिटर्न है। अगर आप एक साइकिल का रिटर्न देखोगे तो 10-12 साल का, तो गोल्ड का रिटर्न 9%, 9-10% से ज़्यादा नहीं होता है। राइट। उसमें भी अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, अगर आप 2013 से लेके 2019 तक अगर गोल्ड का रिटर्न जाके देखो, इट वाज नेगेटिव रिटर्न। 6 साल तक कोई रिटर्न ही नहीं था। ओके। आप इक्विटी का देखेंगे तो इक्विटी 2016, 17, 18, 19, 3-4 साल ना वो एक ही रेंज में घूम रहा था, यानी कि उसमें भी कोई रिटर्न नहीं था। हर एक एसेट क्लास का एक साइकिल होता है। राइट। तो हमें ये देखना है कि कौन सा एसेट क्लास है जो हमें रिटर्न भी बेहतर दे, जो हमें लिक्विडिटी दे, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे। क्योंकि आपका पर्पस ये है उस इन्वेस्टमेंट का कि वो जब मुझे ज़रूरत हो तो वो मेरे काम भी आए। आपने सिर्फ फ्लैट में इन्वेस्ट कर दिया, और ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने 40 लाख का फ्लैट लिया, 10 लाख की ज़रूरत है तो आप एक बालकनी बेच दोगे या एक आप हॉल बेच दोगे और पैसे, ऐसा नहीं होगा ना। तो आपको ये भी देखना है कि जो पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो उस हिसाब से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आज के डेट में ज़्यादा सूटेबल है, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा लिक्विड है। ये फिर भी सब्जेक्टिव है, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 100% आप फाइनेंशियल एसेट में ही कीजिए या 100% आप प्रॉपर्टी में कीजिए, गोल्ड में कीजिए। एक मिक्स होना चाहिए, और आपके गोल और आपकी जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सर आपके हिसाब से राइट एज क्या है इन्वेस्टमेंट की,
और उसी के साथ साथ मैं रिटायरमेंट भी ऐड कर देता हूँ। ओह, देखिए, इन्वेस्टमेंट का एज तब है जब आपके जेब में पैसे हैं, जब आपने कमाना स्टार्ट कर दिया। कमाना स्टार्ट कर दिया या फिर आपके पास किसी और अदर सोर्स से पैसे हैं। लेट्स से कि आपके दादाजी रिटायर हुए थे, उन्होंने आपको 10 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए, आपकी नानी ने आपको 5 लाख गिफ्ट कर दिए, तो पैसे तो आपके पास है ना। तो जिस दिन आपके जेब में पैसे आ गए ना, उसी दिन आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। जहाँ तक बात रही रिटायरमेंट की, तो देखिए, रिटायरमेंट का दो तरीका हो सकता है। एक होता है कि आप ये सोचते हैं कि चलो अब मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। और अगर दूसरी तरीके की हम बात करें, तो बेस्ट वे तो ये होता है कि जिस दिन आपका सेम अगेन मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जिस दिन आपका पैसिव इनकम आपके करंट इनकम जितना हो जाए, तो आप अपने आप को रिटायरमेंट के लिए रेडी समझ सकते हैं। सर जैसे जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ रिस्क भी होते हैं जो लोगों के माइंड में चलते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो आप कैसे हेल्प करते हो कि वो जो रिस्क है वो एकदम मिनिमल हो जाए? हाँ जी, देखिए, अब जैसे अभी हम ना 2-3 बार हमने डिस्कस किया कि गोल्स की, फाइनेंशियल गोल्स यस, की गोल्स वो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है और उसका गोल क्या है? वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, मिड टर्म हो सकता है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करेंगे, मे बी बॉन्ड्स हो सकता है, एफडी हो सकता है, या फिर वो म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, स्टॉक्स हो सकता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो रिस्क मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि आपका इन्वेस्टमेंट का होरिजन लॉन्ग टर्म, अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो प्लानिंग है ना, वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म होगा तो रिस्क ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगा, और जिन भी गोल्स के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपके रिस्क कम हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म के लिए आप डेट फंड में पैसे लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए आप इक्विटी फंड में पैसे लगाइए। तो अगर आप हिस्टोरिकली 40 साल का देखेंगे, तो ये इन सारे इंस्ट्रूमेंट ने अपने अपने टाइम हॉरिजन में बेहतर रिटर्न दिया है। और इसमें रिस्क अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं या इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, तो रिस्क टाइम का होता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं है, बट 90% टाइम इसमें आपके कैपिटल पे रिस्क नहीं होता है, अगर प्रोवाइडेड कि आपने पूरा टाइम दिया है, जो रिक्वायर्ड टाइम है वो टाइम दिया है। रिस्क हो सकता है टाइम का कि आपने 2017 में आपने प्लानिंग की थी कि 2020 में मुझे पैसे चाहिए, और आपने पैसे इक्विटी में या म्यूचुअल फंड्स में आपने पैसे लगा दिए, और 2020 में कोविड आ गया। तो ऐसे ही एक एक्सेप्शनल कुछ चीज़ें होती हैं, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। बट अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, तो आप रिस्क को 110% आप मिनिमाइज कर सकते हैं। अब रिस्क मिनिमाइज करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल दूं कि आप एफडी में पैसा लगा दो, वो सबसे बड़ा रिस्क है, राइट, राइट, क्योंकि आपका पैसा वहाँ पे पूरा हो रहा है। तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, या कोई भी वेल्थ कोच या कंसल्टेंट जो आपके बेहतर के लिए सोच रहा है, वो आपको वो सजेस्ट नहीं करेगा। बट अगर आपकी जो भी प्लानिंग है जिसमें कि आप टाइम दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बताएगा, तो उसमें इन्वेस्ट करके आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप शेयर कर रहे हो सर। अब सोच रहा हूँ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हो जाए आपके साथ, एब्सोल्युटली, क्योंकि इसमें मज़ा आएगा, मुझे लगता है ऑडियंस को भी मज़ा आएगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं जो नोट करे हैं और जो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों के माइंड में भी होंगे, तो मैं सर से वही क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ। ओके, तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि साइड इनकम इम्पॉर्टेंट है या स्मार्ट इन्वेस्टिंग? स्मार्ट इन्वेस्टिंग। ओके, एसआईपी बंद करना कब गलत होता है? हमेशा गलत होता है, एसआईपी बिल्कुल भी बंद नहीं करनी चाहिए। ओके, मार्केट क्रैश इन्वेस्टर के लिए थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी? सही तरीके से अगर आपने अगर उसको अवेल किया है, तो हमेशा वो आपके फेवर में होता है, क्योंकि आपको कोई चीज़ सेल्स में मिल रही है, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए फेवर में ही है। ओके, अमीर बनना लक है या प्रोसेस? 100% प्रोसेस है, 100% प्रोसेस है। और वी एट फिलेंजल फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस है, 4 पिलर्स है, जिसमें हम प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, फ्रीडम की बात करते हैं। तो 100% प्रोसेस है, और कोई भी इसको अचीव कर सकता है। क्रेडिट कार्ड यूज़ करना स्मार्ट है या ट्रैप? अगर आप स्मार्ट है और स्मार्टली अगर आप यूज कर सकते हैं, तो स्मार्ट है। ओके, इंडिया का एवरेज इन्वेस्टर सबसे बड़ी इमोशनल गलती कौन सी करता है? सबसे बड़ी गलती करता है कि वो ना बीच बीच में अपने इन्वेस्टमेंट को ना डिसकंटिन्यू कर देते हैं। एटलीस्ट जो भी आपने स्टार्ट किया है उसको कंटिन्यू तो रखो। सर आज के टाइम में जब लोग बोलते हैं कि मार्केट रिस्की है,
आप 15% रिटर्न का कॉन्फिडेंस कैसे देते हैं? ये देखिए ये मैं नहीं देता हूँ। आप पिछले 40 साल की हिस्ट्री को देखिए, और जब जब मार्केट क्रैश होती है या अनसर्टेनिटी आती है, तो वो अपॉर्चुनिटी होती है। और अगर आपने, जैसे मैंने बार बार बोला है कि प्रोवाइडेड यू गिव प्रॉपर टाइम, अगर आप इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर टाइम देंगे, और जब आप रिस्क की बात कर रहे हैं तो आई कंसीडर कि आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, और स्टॉक मार्केट का रूल है कि आपको उसको टाइम देना है। राइट। टाइमिंग नहीं करना है, टाइम टाइम देना है। देना। आपको टाइमिंग नहीं करना है कि ये अभी खरीदना सही है, अभी बेचना सही है, नहीं। कोई टाइम नहीं कर सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको प्रॉपर टाइम देना है। आप टाइम देंगे, आपका पैसा 100% बनेगा। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, कि जिसने टाइम दिया है उसका पैसा बना ही बना है। प्लानिंग पैसा बनाना सिखा सकती है या सिर्फ बचाना? दोनों, दोनों से कर सकते हो। अगर आज आप इंडिया के हर मिडिल क्लास फैमिली को सिर्फ एक एडवाइस देना चाहेंगे तो वो क्या होगी? इंस्टेंटली आज से ही प्लानिंग करें और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, चाहे वो 500 रुपये से करें। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं। और आप जैसे अभी स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे, तो म्यूचुअल फंड्स में आप 500 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और ओवर द पीरियड 500 रुपये भी बहुत कमाल करता है। तो राइट। स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके। अगर आज के इस पॉडकास्ट से कोई एक फाइनेंशियल डिसीजन चेंज करना हो तो वो कौन सा होना चाहिए? 100% एक ही मैं बोलूँगा कि प्लानिंग करो। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, और एक सिर्फ ना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की वजह से आपने अगर अपने पैसे को सिर्फ एक ही एसेट क्लास में डाला हुआ है, मत करो। फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए, और जो भी आपके गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप इंस्ट्रूमेंट को चूज़ कीजिए। और एबव ऑल मैं रिकमेंड करूँगा कि किसी न किसी कंसल्टेंट और वेल्थ कोच को अपने साथ लेके आइए। वो आपके फाइनेंशियल हेल्थ को बिल्कुल फिट बनाएगा, और आपके जितने भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको अचीव आराम से कर पाएंगे, और वो पूरी मदद करेगा। तो आपके पास एक वेल्थ कोच होना ही चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी एक एज तक होनी चाहिए या लाइफ लॉन्ग? देखिए, इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा फंडा है कि वो पर्पस क्या है उसका। राइट। दो पर्पस हो सकता है कि आपके कुछ आने वाले टाइम में कमिटमेंट है उस पैसे को लेके, आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उसके बाद होता है कि फॉर्चून क्रिएट करना है या फिर जनरेशनल वेल्थ करना है। तो पर्पस पे डिपेंड करता है। जब तक आपके पास पैसे हैं वो इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए, या तो वो आपके काम आएगा या आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम आएगा। तो पैसा सेविंग अकाउंट में नहीं रखना है, उसको इन्वेस्ट ही करना है। यानी कि सर मेरे को पूरे इस डिस्कशन से ना ये वाली बात भी समझ में आ रही है कि सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कैसे मैनेज करना यस, है प्लानिंग। मैं आपको एक वो एग्जांपल देना सबसे चाहता हूँ गौरव इम्पॉर्टेंट जी, है। अगर आप अलाउ करें तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 2 मिनट लूँगा आपको। एक एग्जांपल मैं हमेशा अपने वेबिनार में देता हूँ कि एक मिस्टर हैप्पी हैं, जो क्या करते हैं, वो 2 लाख कमाते हैं, राइट। लेकिन ना उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। वो लेटेस्ट आईफोन आया वो भी ले लिया, लेटेस्ट गाड़ी आई वो भी ले लिया, 15 तारीख के बाद फिर इंतज़ार करते हैं कि अगले महीने की सैलरी कैसे आई। और एक मिस्टर स्मार्टी है जो सिर्फ 50,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर प्लानिंग है कि मुझे गाड़ी लेनी है, तो उसके लिए ईएमआई कैसे जाएगा, डाउन पेमेंट कैसी होगी, कौन सी गाड़ी की मुझे ज़रूरत है। सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए या फिर पड़ोसी को जलाने के लिए मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट किसी ऐसे चीज़ में नहीं करनी है जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो जो मिस्टर स्मार्टी है वो हर चीज़ की प्लानिंग करता है। तो 50,000 के इनकम पे भी वो इतना बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर लेता है जो 2 लाख पे हैप्पी सिंह नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा दिया सर। ओके। और सर लोग ना शॉर्ट टर्म खुशी के लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी सेक्रीफाइस कर देते हैं, इसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये इंसान का ना फितरत है कि वो ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ ना वो बहुत ज़्यादा उनका झुकाव होता है। उनको एकदम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। बट एक्चुअली होता क्या है कि जो भी आप प्लानिंग करते हैं, अब जो हमारी ज़िंदगी है वो 2020 मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है। राइट। ये बेसिकली मैराथन है। ये आपको 30 साल 40 साल की प्लानिंग करनी है। और अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि मैं तो अपने जनरेशन्स के लिए कुछ करके जाऊं, तो उसकी प्लानिंग आपको 25 30 35 साल करनी है। तो जिस चीज़ से सिर्फ आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, मतलब इमीडिएटली आप चाहते हैं ना, अपने आप को खुश करना चाहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि सही क्या है, Right. जो सही है वो हमें करना चाहिए। तो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रैदर कि आपको इमीडिएटली आप सोचते हैं कि ये चाहिए तो चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सर जो फाइनेंशियल सक्सेस है ये एक साइकोलॉजी है या ये मैथ्स या कैलकुलेशन गेम है? 100% कैलकुलेशन है। देखिए, साइकोलॉजी तो
है काम, वो आपकी साइकोलॉजी राइट डायरेक्शन में काम कर रही है तो वो हेल्पफुल है। बट ऑन ग्राउंड लेवल कैलकुलेशंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी गोल्स बनाएंगे, जो भी प्लानिंग करेंगे, ऑल डिपेंड्स ऑन कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन तो है ही इंपॉर्टेंट। और सर जैसे अगर कभी किसी की जो इनकम है वो इरेगुलर हो, कभी ज़्यादा कभी कम, तो उस केस में जो मतलब कुछ डिस्टरबेंस आता है? बिल्कुल डिस्टरबेंस तो आता है, लेकिन उसकी भी प्लानिंग आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला कि फाइनेंशियल प्लानिंग के 4 पिलर्स है, उसमें एक पिलर है स्टेबिलिटी। तो उसमें एमडीसी में, फिनेंशियल में हम क्या करते हैं कि लोगों को ये बताते हैं कि आपके पास कम से कम एक 6 महीने से साल भर क्या ना, आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। हम अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे डिटेल में कि फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या क्या पिलर्स हैं और किस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, मतलब फंडामेंटल थिंग है, वो है स्टेबिलिटी। और वो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जब आपके पास 6 से 12 महीने का कम से कम इमरजेंसी फंड है, यानी कि वट एवर इज़ योर एक्सपेंस पर मंथ जो भी है, आप उसके हिसाब से 6 से 12 महीने का अगर आपके पास आपने जमा कर रखा है, सेव कर रखा है, तो क्या होगा कि अगर बीच में कभी 2-3 महीने का डिस्टर्बेंस आता है कि आपकी जॉब चेंज कर दिया या बिजनेस में इनकम नहीं आई, तो वो जो इमरजेंसी फंड आपने क्रिएट किया था वो आपकी मदद करेगा उस इरेगुलरिटी से लड़ने के लिए। ओके यस। सर, ये 50-30-20 ये जो रूल है, ये इंडिया में प्रैक्टिकल है या सिर्फ थ्योरी? सर देखिए क्या है कि जो भी रूल है या जो भी थ्योरी है वो सही है, लेकिन सबके लिए सही नहीं है। ये सब्जेक्टिव चीज़ है, फाइनेंशियल प्लानिंग सब्जेक्टिव है कि 50% आप अपने एक्सपेंडिचर में करो, 30% यहाँ बचाओ, तो ये सब्जेक्टिव है। ये कोई थंब रूल नहीं है कि ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए आपका जो भी फाइनेंशियल गोल्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग होगी। मेरी प्लानिंग, मेरे इन्वेस्टमेंट जो भी होंगे वो मेरे गोल्स के हिसाब से होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक रूल है कि 50-30-20 या 20-20-60, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये सब्जेक्टिव है और आप कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और आपका टाइम होरिजन क्या है, इस पर डिपेंड करता ओके सर, हस्बैंड वाइफ को जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो जॉइंटली करनी चाहिए या सेपरेटली? है। जॉइंटली ज़्यादा रिकमेंडेड है। अगर आप जॉइंटली करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यस। क्योंकि आपके दोनों इनकम क्लब है, दोनों के पर्पस उसमें क्लब है, तो जब वो पर्पसफुल हो जाएगा एक साथ तो उसका रिजल्ट 100% अच्छा आएगा। तो साथ में करना चाहिए। ओके सर, मतलब काफ़ी अच्छा इनपुट दिया आपने सर। मतलब मेरे लिए भी थैंक यू, काफ़ी थैंक सारी यू। चीज़ें ऐसी थी जो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। कुछ चीज़ों के बारे में मैं भी थोड़ा सा डाइसी रहता हूँ, और मतलब अब काफ़ी सारे मेरे भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर गौरव, हो रहे हैं। विथ योर परमिशन मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा एक बिल्कुल चीज़। सर। जैसे आपने कहा ना कि इन्फॉर्मेटिव है, बट सिर्फ इन्फॉर्मेशन से ना वेल्थ नहीं बनता है। देखिए एक प्रोसेस है कि इन्फॉर्मेशन तो हर जगह अवेलेबल है, गूगल पे भी अवेलेबल है, आप चैट जीपीटी पे भी जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बट इन्फॉर्मेशन से आपका वेल्थ नहीं बनेगा। That's true. इन्फॉर्मेशन का नेक्स्ट लेवल आता है नॉलेज। नॉलेज भी आपको हो जाएगा तो भी पैसा नहीं बनेगा। उस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करके जब वो आपके लिए विजडम बन जाता है आपका, यानी कि उसके सारे एक्सपीरियंसेस, प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ पता चल जाता है, उस विजडम के बाद आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी गारंटी नहीं है। इस लेवल पे भी मेरा पिछले 15 सालों का ये एक्सपीरियंस है कि आपके साथ फिर भी अगर कोई कोच आपके साथ है तो वो आपके लिए कमाल कर सकता है और आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स है उसको अचीव करने में वो मदद कर सकता है। तो मैं हमेशा अपने जितने भी मैं सेमिनार्स में जाता हूँ या हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि वेल्थ कोच तो आपके पास होना होना ही ही चाहिए। चाहिए। यस। नहीं सर, आपने बहुत सही बात बोली। सो फ्रेंड्स, यस, दिस इज़ इट। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, मुझे पता है आप लोग भी हमेशा सोचते रहते हैं कि हम कैसे रिच बने। गूगल पे सबसे ज़्यादा लोग यही तो सर्च करते हैं, हाउ टू बिकम रिच। राइट, सर यही राइट, लोग सर्च राइट, करते हैं। राइट, राइट। और आप लोग जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, बट फिर भी आप लोग सोचते रहते हैं कि कैसे पैसे को डबल किया जाए, कैसे अपने लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम की जो सर ने बात करी है वो कैसे हम लाइफ में अचीव कर सकते हैं। और इस पॉडकास्ट से एक टेक ये भी है जो सर ने भी लास्ट में बोला, और ये मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक एडवाइज़र की ज़रूरत है। और अगर आप एक्चुअल में चाहते हैं कि कैसे स्मार्ट प्लानिंग करें तो आप डेफिनेटली सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सर का नाम, सर की एवरीथिंग जो भी डिटेल्स हैं, नंबर, वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। वहाँ से आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। फील फ्री, आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, आप कभी भी सर को मैसेज कर सकते हैं। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हम लोग जब फाइनेंशियल प्लानिंग की भी बात करते हैं, हम लोग पैसे की बात करते हैं, तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है।
हम लोग इस तरीके से भी नहीं सोच सकते हैं कि आज हमने कुछ करा और कुछ मिरेकल हो जाएगा। जैसे सर ने भी बोला कि ये एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस तक का भी आप लोगों को एटलीस्ट वेट तो करना ही पड़ेगा। सही बोला ना सर? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। तो फ्रेंड्स यही बोलना चाहूँगा कि जो भी, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, जो भी हमारी हार्ड अर्न इनकम है या जो पैसा है उसको स्मार्ट तरीके से ही आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो आई एम श्योर, जैसा सर ने भी बोला कि धनवान बनना ये हम सबका अधिकार है। तो ये यस आप लोगों का भी अधिकार है। स्मार्टफोन भी आ गए हैं, अब लोग स्मार्ट भी हो गए हैं, तो स्मार्ट प्लानिंग भी करिए और स्मार्ट जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप वेल्दी बन पाएंगे। सो यस अगर, और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे सर ने बोला कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन तो मिल गई है, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यूट्यूब पे हर जगह मिलती है, लेकिन अब उस इन्फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो वो नेक्स्ट स्टेप यही है कि आज आपने ये पॉडकास्ट देखा है, अब अपने लिए एक डिसीजन लीजिए कि कैसे मेरे को आगे ग्रो करना है। तो अब ज़्यादा इसको मैं यहीं पर ही वाइंड अप करना चाहूँगा, और लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जर्नो गौरव, क्योंकि आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे को देता है मोटिवेशन। सो यस, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग जर्नो गौरव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।